विज्ञान के कुछ बहुत ही फैक्ट से भरे इंटरेस्टिंग सवालों की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बारिश, ये नाम सुनते ही आपको फ्रेशनेस का एहसास होता होगा। एक्चुअली में जब पहली बार बारिश होती है तो उसके बाद एटमॉस्फेयर में एक स्मेल फैल जाती है जिसे हम मिट्टी की खुशबू भी कहते हैं। और कई लोगों को बारिश सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि इसके बाद तो वो उसकी खुशबू को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ने इस स्मेल का नाम एक नाम भी दिया है, पेट्रिकोर। लेकिन पानी की तो कोई स्मेल ही नहीं होती। और बारिश के बाद क्या सच में जो खुशबू आती है वो हमारी मिट्टी की ही होती है? एक्चुअली में ये खुशबू मेनली 3 वजहों से आती है। नंबर 1, जमीन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया एंटिनोमाइसीडीज ये सूखी मिट्टी में पोर्स बना देते हैं और जब बारिश होती है तो ये पोर्स पानी से डिस्प्लेस हो जाते हैं और हवा में मिल जाते हैं और इस तरह से हम इन्हें स्मेल कर पाते हैं। नंबर 2, कुछ प्लांट्स और ट्रीज नेचुरली ऑयल रिलीज करते हैं जो मिट्टी में कलेक्ट होते रहते हैं और जब बारिश होती है तो ये हवा में मिल जाता है। और इसका तीसरा कारण यह है ओजोन। ओजोन की बहुत ही हल्की लेकिन बहुत ही अच्छी स्मेल होती है, इसीलिए इसका नाम ओजीन रखा गया है, जिसका मतलब होता है स्मेल। लाइटनिंग की वजह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं और वो आपस में मिलके ओजोन बना लेते हैं और ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स बारिश के साथ नीचे जमीन में आ जाते हैं और ये तीनों ही कारण से मिलकर हमें ये अद्भुत खुशबू का एहसास करवाती है। फैक्ट नंबर 2, अगर आपके पास कार है तो कभी न कभी आपके साथ जरूर हुआ होगा कि आप किसी मॉल में गए हैं या कहीं किसी ओकेजन पर गए हैं और वहां आपने अपनी कार को पार्क किया, लेकिन जब आप वहां से वापस आने वाले हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने अपनी कार कहां पार्क की है। इसके बाद अगर आपके पास कार की रिमोट कंट्रोल है और आप उसे दबाकर अपनी कार से निकलने वाली आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रिमोट कंट्रोल की रेंज या तो बैटरी की वजह से या फिर किसी और वजह से कम हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसे कंडीशन में आपकी रिमोट कंट्रोल की रेंज को बढ़ाना है, आप उसे अपनी चीन से सटा के इस्तेमाल कर सकते हो। गाइस, एक्चुअली में इस प्रोसेस में आपका स्कल एक कंडक्टर की तरह काम करेगा और आपकी चाबियों के लिए एक्स्ट्रा एंटेना भी प्रोवाइड करेगा, जिससे आपकी चाबियों की रेंज बढ़ जाएगी। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सांस रोकने की कोशिश की है और क्या आपने कभी नोट किया है कि क्या आप कितने देर तक इसे कर पाए हो? अगर आपने इसे नहीं किया तो मेरी पर्सनल एडवाइस यह है कि आप इसे कभी ट्राई भी मत करना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी सबसे पहले दिमाग में होती है और अगर आपके ब्रेन को 30 सेकेंड्स या 180 सेकेंड्स तक ऑक्सीजन ना मिले तो आपकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कम होने लगेंगी। लगभग 1 मिनट बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपके ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे और 3 मिनट के बाद ही दिमाग के डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने लगती है और 5 मिनट के बाद आपकी मौत हो सकती है। और दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसने चाहे कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना करी हो, इस धरती का कोई भी इंसान 15 मिनट से ज़्यादा अपनी सांस को नहीं रोक सकता। फैक्ट नंबर 4, आपकी बॉडी की एनर्जी का 20% अकेले आपका दिमाग ही यूज़ कर लेता है। इसलिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है तो इसका असर सबसे पहले अपने दिमाग में देखने को मिलता है और फिर चाहे वो सिर दर्द हो या फिर थकान या फिर एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। कुछ काम करने का मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि पड़े ही रहो।
तो अगली बार जब भी आपका सिर दर्द करे या फिर काम करने का मन न करे, तो इसका मतलब सिंपली यह है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो चुकी है और आप तुरंत कुछ खा लो या कुछ पी लो, जिससे आपके शरीर की एनर्जी दोबारा गेन होने लगेगी और फिर बिना कुछ सोचे अपने काम में लग जाओ। फैक्ट नंबर 5, आपने देखा होगा कि साबुन चाहे किसी भी कलर का हो और किसी भी कंपनी का हो, उसका फोम हमेशा व्हाइट ही कलर का होता है। सोप हमेशा 3 चीजों से मिलकर बनता है: सर्फेक्टेंट, कलर डाई और परफ्यूम। सर्फेक्टेंट वाटर के साथ मिलकर झाग बनाता है, डाई सोप को कलर देता है और ये बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है और ये पानी में घुल भी जाता है। और परफ्यूम सोप में स्मेल को ऐड करता है। साबुन का झाग बहुत सारे छोटे छोटे सोप के बबल्स से मिलकर बनाता है। मैं उन बड़े बबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो नहाते टाइम आपको क्लियरली दिख जाते हैं, वो तो है ही, लेकिन जो फोम होता है, जो झाग बनता है, वो कुछ नहीं, सिर्फ बबल ही होते हैं। ये बबल्स इतने छोटे छोटे, इतने सारे होते हैं कि आप इन्हें इंडिविजुअली देख भी नहीं सकते और कलेक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इस वजह से जब लाइट इन पर पड़ती है, ये सारे बबल्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं। और अगर आप एक साइंस लवर हो तो आपको ये तो जरूर पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सारी लाइट्स की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमें ब्लैक कलर का दिखता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट सभी लाइट्स की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो हमें व्हाइट कलर का दिखता है। फैक्ट नंबर 6, अंडे तो आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर बॉईल किया होगा और बड़े ही मजे से खाया भी होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बॉईल किए हुए अंडे को दोबारा अनबॉईल कर सकते हैं? यानी आप एक अंडे को उबालने के बाद उसे दोबारा पहले जैसा बना सकते हो? वेल, अकॉर्डिंग टू साइंस इसका जवाब है हाँ, ऐसा करना पॉसिबल है। अंडे को बॉईल करने से पहले उसमें होता क्या है, पहले उसे जान लेते हैं। अंडे के एग वाइट और योक ये दोनों प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है जो अमीनो एसिड्स का बना होता है। आप इसे एक चेन की तरह भी इमेजिन कर सकते हो, जिसमें ये चेन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से जिन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनते हैं उसे आप अमीनो एसिड मान सकते हो। जब प्रोटीन वाटर के अंदर होता है तो ये सारी चेन्स बंडल के रूप में अलग अलग होती हैं, और जब आप बंडल्स को बॉईल करना स्टार्ट करते हो तो ये सारी बंडल एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है और ये चेन खुलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे डीनेचरिंग कहते हैं। और खुलने की वजह से ये चेन्स आपस में मैश बना लेती है। हमें उस मैश को दोबारा सेपरेट करके अलग अलग बंडल्स की फॉर्म्स में बना लेना है, और ऐसा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूरिया का। यूरिया सोल्यूशन इन चेन्स को अलग अलग कर देता है, और इन चेन्स की खास बात यह है कि जैसे ही आप इसे अलग अलग करते हो ये नेचुरली फोल्ड होकर अपने आप ही बंडल बनाना शुरू कर देता है। एंड फाइनली फैक्ट नंबर 7, वैसे तो एयरप्लेन्स में बहुत सारी लाइट्स लगी होती है, लेकिन कभी आपने विंग्स के नीचे लगे ग्रीन और रेड लाइट्स को नोटिस किया है? इन्हें नेविगेशन लाइट्स भी कहते हैं। जब पायलट्स फ्लाई कर रहे होते हैं तो रात के समय उन्हें एयरक्राफ्ट की सिर्फ लाइट्स ही दिखाई देती है, और इन लाइट्स की वजह से सामने वाले पायलट की यह पता चलता है कि ये एयरक्राफ्ट की किस डायरेक्शन में जाने वाला है। और आप इस फोटो से आसानी से समझ सकते हो, पहले वाले केस में हेलीकॉप्टर आगे की तरफ जा रहा है और इसे अपने लेफ्ट साइड में एक एयरक्राफ्ट दिखाई देता है और ग्रीन कलर की लाइट भी उसी की तरफ है। तो इसका मतलब यह है कि एरोप्लेन हेलीकॉप्टर की तरफ फ्लाई कर रहा है और उन दोनों में क्रैश होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, जबकि दूसरे केस में एयरक्राफ्ट राइट साइड में है और हेलीकॉप्टर को ग्रीन लाइट फिर उसी साइड दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि एरोप्लेन ऑलरेडी पाथ क्रॉस कर चुका है और हेलीकॉप्टर से दूर जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने कुछ नई बातों को सीखा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अमेजिंग साइंस फैक्ट्स से भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।